हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स का वाई ग्रुप का जो रीजनिंग का और हम जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड नंबर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, यानी कि इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हम। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के सेशन को, और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, वो देखिए दोस्तों किस चीज़ का है। एक मिनट भाई, किस चीज़ का है ये क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन है भाई आपका जीके का। तो फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से दीजिए कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो ऑपरेशन विजय है वो कारगिल युद्ध से संबंधित था। किससे संबंधित था? कारगिल युद्ध से संबंधित था। दोस्तों ये जो कारगिल युद्ध है ये मई और जुलाई में 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र जो संघर्ष का नाम है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सेना और जो कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार की थी और उसके बाद जो है भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल दे दी है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और मुख्यालय जो है, एक मिनट रुको जरा। और अगर आपको देखें यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, एक मिनट। अगर आपको यहाँ पर जो है बेंगलुरु ना मिले, मान के चलो ये बेंगलुरु ना हो और इसकी जगह आपको कोई और ऑप्शन मिल जाए, जैसे कि कर्नाटका भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। कर्नाटक भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल सकता है। तो कर्नाटक भी आपका राइट आंसर है और बेंगलुरु भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोनों जगह इसके मुख्यालय है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो फटाफट से इसका भी आंसर दे दीजिए यार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई? अजमेर में। अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ मैं बेशक, तो एक बार आप इसको याद कर लीजिए कि अजमेर में जो है इसका मकबरा स्थित है। छऊ कहाँ का नृत्य है? छऊ कहाँ का नृत्य है? तो देखिए उड़ीसा का जो है छऊ नृत्य है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का नृत्य है छऊ। ठीक है, आगे जब हम उड़ीसा पढ़ेंगे, उड़ीसा जब हम आगे पढ़ेंगे देन इसमें हम कवर करेंगे नृत्य वगैरह। ठीक है, और एक बात मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूँ कि जो ये नृत्य है छऊ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रख लेना है कि उड़ीसा का नृत्य है भाई छऊ। ठीक है, भारतीय प्रतीक्षा के संदर्भ में धनुष क्या है? भारतीय प्रतीक्षा के संदर्भ में धनुष क्या है? तो बताइए भाई, भारतीय प्रतीक्षा के रूप में जो है धनुष क्या है? तो धनुष जो है वो 155 मिलीमीटर टोड हॉइजर तोप है। ठीक है, ये एक तोप है, यानी कि ये एक प्रेक्ष पात्र है। ठीक है, ये एक आर्मी की एक तोप है, ये एक आर्मी की तोप है, यानी कि ये एक प्रेक्ष पात्र है। ठीक है, तो कितने मिलीमीटर की है ये? 155 की। ठीक है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फटाफट से इसको भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। कमेंट करके इसको भी नीचे आप बता सकते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार, भाई सबको पता होगा एक ये तो कि ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये ऑस्कर पुरस्कार जो है ये एक मतलब अमेरिका की एकेडमी है जो कि मोशन पिक्चर्स नाम से है शायद, तो उसके द्वारा जो है ये प्रदारित किया जाता है, मतलब उसके द्वारा ये दिया जाता है। ओके,
चलिए तो फिर ये क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट से, क्या है, निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। ओके, तो यहां पर आप देखोगे कि एक एरो है इस प्रकार से, बीच में इसकी एक बिंदी भी है भाई, इसको भी नोट करना है। ओके, बिंदी तीनों में है। चलिए, एक एरो इस प्रकार से है, उसके बाद ये 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम जाता है। 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस प्रकार से घूम जाता है, ठीक है। 45 के बाद ये इस प्रकार से, यानी कि यहां से ये 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। एक मिनट यार, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे में मैंने ऐसे यहाँ से कितना, ये आपका जैसे भी है, यहाँ से ये घूमा 45 डिग्री, उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री घूमा, यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है यहाँ से 45 डिग्री घूम गया, और यहाँ से 45 और उसके बाद यहाँ से 90, तो अब यहाँ से ये 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। 135 डिग्री जो है ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे देखिए, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश का पुरस्कार है। तो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश का पुरस्कार है, तो ये फिलीपींस का जो है पुरस्कार है। रोमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है क्या ये फिलीपींस का पुरस्कार है, फिलीपींस का पुरस्कार है। किस लिए दिया जाता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो ये जो है मैग्सेसे जो पुरस्कार है फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे की याद में जो है सबसे पहले तो बात ये दिया जाता है, बट किस लिए दिया जाता है ये, तो ये जो है जो मतलब एशिया के व्यक्तित्व एवं संस्था के उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसको जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। एशिया का इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये भी चीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या दादर व नागर हवेली है। तो हमको जो है इन ऑप्शंस में से चुनना है, ठीक है ना। इन ऑप्शंस में से चुनना है। शायद अभी तो जो है लेह लद्दाख हो गया है, ठीक है। अभी तो शायद से कह रहा हूं भाई, मैं एक बार कंफर्म कर लेना इसको। लेह लद्दाख हो गया शायद से अभी तो, बट इन तीनों में से इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा है, तो इन चारों में से है भाई अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इनमें से भाई ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से देखिए क्या है ये। तो ये है, निम्न अंक श्रृंखलाओं में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो 11, 13, 17, 19, 23। तो चलिए मैं भी लिख लेता हूँ यहाँ पे 11, 13, 17, 19 और 23, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। अब यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, देखिए आप अच्छे से एक बार, क्या आप इसमें कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ एक बार आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ देखूंगा कि जितनी भी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि ये जितनी भी ये संख्या लिखी हुई है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस तो देखिए इनका मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंस तो कुछ ऐसा इनका नहीं बन रहा है कि जिससे हम इनको ऐसे ऐड कर पाए। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जितनी भी ये सभी संख्या यहाँ पर लिखी गई है ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या है।
अब 23 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 23 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जो 23 यहां पर है, इससे आगे जो है अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो भाई देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 27 है, 27 नहीं है, 24 नहीं है, 26 भी नहीं है, तो 29 बचता है हमारा। तो 29 इज द राइट आंसर। तो 29 यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक बार अगर वीडियो को लाइक कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता भाई, काफ़ी ज़्यादा मन लगता आगे भी पढ़ने में। आगे है कि गायत्री महामंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री महामंत्र जो है किस वेद से लिया गया है, फटाफट से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ठीक है, और गायत्री मंत्र है कौन सा, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, तो एक गायत्री मंत्र है कौन सा वो भी आपको कमेंट करके नीचे बता देना है। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति श्रृंखला में आकृति का चुनाव दिए गए विकल्पों में से करें। तो ये जो विकल्प है उसमें से दिए गए आकृतियों का जो है चुनाव कीजिए। तो चलिए भाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जो है ये जितने जो भी है ये पहले ये मतलब बीच में भी है भाई इनके, बट मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया। एक मिनट थोड़ा और रोटेट करते हैं। फिर ये ऐसे हो गया, देन फिर ये ऐसे हो गया। तो अब सबसे पहली तो बात ये है, कि ये यानी कि 45 डिग्री हो रहा है, तो ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए ये। ओके, ऐसे होना चाहिए भाई। एक मिनट ज़रा, मैं इसमें एक चीज़ और नोट कर पा रहा हूँ, जैसे कि एक बार हम इनको ये गिन लेते हैं। जैसे कि मैं देखा कि ये ही है सिर्फ और सिर्फ, और इसमें बट 3 ही हैं ये, तो एक बार हम इसको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसमें भी 7 दी गई है, इसमें भी 7 दी गई है, बट इसमें जो है 1 2 3 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 दी गई है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 दी गई हैं। तो भाई देखिए उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, तो उसको बाद में सोल्व करेंगे अगर हो पाएगा तो। बाकी अगर आपसे वो बन पा रहा है देन आप भी उसको नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए न तो बी से बड़ा है, यानी कि ए और न ही छोटा है, यानी कि ए और बी इक्वल है। ठीक है, ए न तो बी से बड़ा है और न ही छोटा है। सी बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है, यानी कि बी से बड़ा है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है, यानी कि डी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे इनका कुछ रिलेशन बना देते हैं। सी ई से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, सी जो है ई से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, यानी कि ये सी और ई इक्वल है। तो इनमें से बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है भाई? डी है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध है। अनुच्छेद 368 का संबंध जो है वो संविधान संशोधन से है, संविधान संशोधन से। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पिछली बार भी जो है एक एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो झंडे में 3 रंग हैं वो किसका प्रतीक है, वो किसके प्रतीक है, किसका प्रतीक है। ठीक है, जैसे भी आप लेना चाहो उसको। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब की बार भाई चक्र पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो बताइए फटाफट
फटाफट से बताइए। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो प्रगति का जो है प्रतीक है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है भाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ओके। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो ये जो है 1793 में, 1793 ईस्वी में जो है ये लागू हुआ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो एक बार इनको रफ कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। तो क्या है यहाँ पर? 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि 2 का स्क्वायर 4, नहीं, हाँ, तो 2 में अगर हम 2 जोड़े, सॉरी 2 में अगर हम 2 की गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 में अगर 2 की गुणा करें तो 8, 8 में गुणा 2 करें तो 16, 16 में गुणा 2 करें तो 32, 32 में गुणा 2 करें तो 64 और 64 में अगर हम गुणा 2 करें तो 128, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है। तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज थोड़े क्वेश्चन फास्ट हुए क्योंकि जी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। ओलंपिक खेल 2016 किस नगर में आयोजित हुआ? ओलंपिक खेल जो 2016 है वो किस नगर में आयोजित हुआ? तो जो ओलंपिक खेल 2016 है वो रियो दा जेनेरो नगर में जो है आयोजित हुआ। रियो दा जेनेरो, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो नेतृत्वहीन था। ठीक है, नेतृत्व भाई थोड़ा नहीं बोला जा रहा यार, जो भी है नेतृत्वहीन था। ठीक है, मतलब जो भी है यार, लिखे भी नहीं जा रहा है, मतलब पेन एन मौके पर धोखा दे देती है स्क्रीन पर लिखने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देख लेना, मेरे से नहीं बोला जा रहा है अभी के हाल में। तो नेतृत्वहीन नहीं बोले जा रहा है। तो भाई देखें यहाँ पे ये कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है कि अर्ण को जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? अर्ण को उसने क्या लिखा हुआ है? EARN। अर्ण को उसने DZQM में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ नोट करूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, मेरे को देखते के साथ अगर आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न है तो यहाँ पर आप देखते के साथ ही एक चीज़ फाइंड कर लोगे कि यहाँ पर जो है -1 हुआ है, यहाँ पर भी जो है -1 हुआ है, यहाँ पर भी जो है -1 हुआ है और यहाँ पर भी जो है -1 हुआ है। ठीक है, और जब आप अपना ये सोल्व करने बैठो देन आप इन अल्फ़ाबेट्स को एक बार लिख भी सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर में। तो जो नेक्स्ट है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो नेक्स्ट में अगर हम एम से स्टार्ट होगा सबसे पहले, तो अगर एन है तो एम के यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ई में अगर हम -1 करें तो डी हो जाएगा, तो यानी कि एमडी से यहाँ पर एक ही सूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी MDRS। तो ये आपकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। बाकी आप आगे तक ऐसे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप मान के चलो कि जो नीचे ऑप्शन है ये आपको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पे ये MD भी होता और फिर यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ पे इतना होता और फिर आप यहाँ पर जो है पीछे U होता और बीच में जो है कुछ भी होता, मतलब
जैसे कि आर है यहाँ पर, तो आपको भाई तीनों देखना पड़ता। बट अगर यहाँ पर जो है आपका आर की जगह मान के चलो ए होता, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है एक बार पिछले वाला देख लेते इससे, ठीक है, तो तब भी आप फाइंड कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि जब कुछ बड़ा क्वेश्चन हो देन तब आपके पास कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ये तो एक छोटा क्वेश्चन था, तो इसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक ऐसी बता नहीं सकता, मतलब वो आपके समझ में नहीं आएगी ऐसे, ठीक है ना। तो 45 क्वेश्चन पर अगर हम चले तो 45 क्वेश्चन है कि निम्न 4 में से 3 एक समान हैं और असमान और एक असमान है, तो विजेय विकल्प का चुनाव करें। तो क्या क्या है, सितार है, सितार है, वायलिन है, वाद्य यंत्र है और गिटार है। तो यहां पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये सभी जो है तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि वाद्य यंत्र है। तो यानी कि वाद्य यंत्र तो ये 3 हैं, बट वाद्य यंत्र तो वाद्य यंत्र मतलब ये तो एक इन चिन्हों के ये तो नाम होगा ना, तो ये यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर है, सी जो है इसका राइट आंसर है। तो 45 का आपका सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस जीके और रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट के। तो आज हमने दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है आपका कंप्लीट कर लिया है। बाकी बीच में जो है एक या दो क्वेश्चन रहा है, शायद एक क्वेश्चन रह गया है हमारा। तो बीच में जो है एक क्वेश्चन जो रहा है भाई, उसमें मेरे को गलती लग रही है, मिस्टेक लग रही है। तो अगर आपसे वो हो पाता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं बनना है तो उसको आगे किसी प्रैक्टिस सेट में ज़रूर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने विचारों को कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आई हो और आप प्रैक्टिस सेट रोज ज्वाइन करना चाहते हो, देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।